बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए पेमेंट्स बैंक या भुगतान बैंकों की स्थापना की गई और काफ़ी हद तक वे इस मामले में सफल रहे। आज हम लोग पेमेंट्स बैंक या भुगतान बैंक की चर्चा करेंगे कि इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और ये जो पारंपरिक कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे किस प्रकार से अलग हैं। मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। छोटे छोटे गांवों में तमाम लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। गरीब लोग हैं, मज़दूर लोग हैं या छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इसी प्रकार से बड़े शहरों में भी तमाम लोग बाहर से आए हुए हैं, प्रवासी मज़दूर या छोटे छोटे काम कर रहे हैं और उनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है या वो इतने अवेयर नहीं हैं कि वो पारंपरिक बैंकों में रोज़मर्रा का वो लेन देन कर सकें। तो ऐसे लोगों की सुविधा के लिए ही पेमेंट्स बैंक या भुगतान बैंक की स्थापना हुई। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि कहाँ से हम लोगों ने हमारे देश में ये व्यवस्था कहाँ से ग्रहण की गई। आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में मज़दूर हैं या तमाम छोटे काम करने वाले लोग हैं जो अपना परिवार गाँवों में छोड़ करके रहते हैं और डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं और अपनी बचत को वो गाँव पे भेजते हैं या जहाँ से वो आए हैं वहाँ पर वो अपने परिवार की जीविका के लिए वो भेजते हैं। लेकिन पारंपरिक बैंकों की सुविधा उनको हासिल नहीं है। उनकी मूलभूत आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि उनका बचत का पैसा जमा हो जाए और हस्तांतरित हो जाए उनके परिवार के लोगों के लिए। तो पेमेंट्स बैंक इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये वंचित लोगों के या बैंकिंग सुविधा जो बुनियादी बैंकिंग सेवाएं हैं उनसे वंचित लोगों के पैसे को जमा करता है, उनको हस्तांतरित करता है और उनकी अन्य जो बैंकिंग संबंधी आवश्यकताएं हैं वो पूरा करता है। इसमें सिर्फ बचत खाते ही नहीं खुलते हैं, इसमें करंट अकाउंट भी इसमें खोला जा सकता है। एक जो पेमेंट्स बैंक की सबसे मुख्य विशेषता है कि इसमें सिर्फ पैसा जमा किया जा सकता है, निकाला जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन इस बैंक से किसी भी प्रकार का ऋण या क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा पेमेंट्स बैंक की एक सीमा है कि 2 लाख से अधिक इसमें पैसा जमा नहीं किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक जो बैंक हैं उसमें कोई सीमा नहीं होती है कि कितने का लेन देन हो रहा है या क्या है। इसमें एटीएम निकासी और पीओएस लेन देन की सुविधा मिलती है, लेकिन किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है कि क्योंकि क्रेडिट कार्ड भी एक प्रकार का ऋण ही है। इसके अलावा जो धन हस्तांतरण है, एनईएफटी है, आईएमपीएस है, यूपीआई है या एईपीएस है जो काफ़ी प्रचलित है, जिसमें आधार पर आधारित इसमें पेमेंट्स लोग हासिल करते हैं और इसके द्वारा धन के घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण की सुविधा है। लेकिन पेमेंट्स बैंक की सुविधा को एनआरआई हासिल नहीं कर सकते हैं, यानी जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं वो इस पेमेंट बैंक की सुविधा को हासिल नहीं कर सकते हैं। पेमेंट्स बैंक के माध्यम से मोबाइल बैंकिंग ऐप के द्वारा भी इसमें बैंकिंग सुविधाएं हासिल की जा सकती हैं। इसके अलावा ये जो पेमेंट्स बैंक हैं ये साझेदारी और सहयोग सेवाएं भी देते हैं, तृतीय पक्ष की सेवाएं भी देते हैं। जैसे ये अपने ग्राहकों को पेमेंट्स बैंक बीमा बेच सकते हैं, म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, पेंशन उत्पाद बेच सकते हैं और अपने जो पेमेंट्स बैंक के ग्राहक हैं उनको इस प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं।
तो इससे पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर कब से इसकी शुरुआत हुई भारत में। तो थोड़ा सा हम लोग इतिहास भी जान लेते हैं कि पेमेंट्स बैंक की अवधारणा सबसे पहले केन्या से हमने ली। सफारी कॉम द्वारा 2007 में वहाँ एम पेसा शुरू किया गया था और उसके बाद तमाम अन्य पिछड़े देशों में, बांग्लादेश है, फिलीपींस है या अन्य तमाम देशों में पेमेंट्स बैंक का कॉन्सेप्ट आया कि जिसमें धन सिर्फ जमा होगा, हस्तांतरित होगा, निकाला जाएगा, उस पर ऋण या क्रेडिट की सुविधा नहीं होगी। भारत में 2014 में नचिकेत मोर समिति ने इसके लिए सुझाव दिया। उसने 2 सुझाव दिए, पेमेंट्स बैंक का और लघु वित्त बैंक का, और उसी आधार पर आरबीआई ने फिर 2014 में पेमेंट बैंक के लिए दिशा निर्देश जारी किए कि किस प्रकार से भारत में पेमेंट्स बैंक काम करेंगे, उनका क्या अधिकार होगा और क्या रूल्स और रेगुलेशंस होगा। तो आरबीआई के द्वारा इसको वैलिड करने के बाद जो भारत में पहला पेमेंट्स बैंक बना वो था एयरटेल पेमेंट बैंक, और जनवरी 2017 में इसने अपने सेवाएं शुरू करी। और चूँकि आपको पता ही होगा कि एयरटेल अपनी दूरसंचार सेवाएं देता है और इसके तमाम आउटलेट्स हैं, और इन आउटलेट्स के माध्यम से जो लगभग 5 लाख की संख्या में हैं वो पेमेंट्स बैंक के रूप में अपने ग्राहकों को सुविधा देता है, और बुनियादी बैंकिंग सेवा से वंचित जो लोग हैं उनको वो बैंकिंग सुविधा देता है। तो एयरटेल पहला पेमेंट्स बैंक है भारत में। इसके अलावा पेटीएम को भी इसकी सुविधा मिली थी, हालांकि आरबीआई ने इस पर कुछ रोक लगा रखी है। तीसरे नंबर पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। भारत में गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक डाक खाने खुले हुए हैं और उन डाक खानों के माध्यम से भी बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, और उसी को नाम दिया गया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके अलावा जियो और एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक भी भारत में कार्यरत हैं और लोकप्रिय हैं। अब जैसा कि हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पेमेंट्स बैंक की गतिविधियां हैं धन को जमा करना, हस्तांतरण करना धन का, इसके अलावा बुनियादी वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, तृतीय पक्ष उत्पादों का वितरण करना यानी बीमा या म्यूचुअल फंड या पेंशन उत्पाद बेचना। अब पेमेंट्स बैंक को क्या क्या अधिकार नहीं है, तो बीच में हम लोगों ने चर्चा की कि ये लोन नहीं दे सकते, ऋण नहीं दे सकते, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट्स बैंक के अकाउंट्स में 2 लाख से अधिक की जमा नहीं की जा सकती है, और साथ ही साथ इसमें किसी भी एनआरआई का पैसा इसमें नहीं जमा हो सकता है। तो पेमेंट्स बैंक बहुत ही उपयोगी साबित हुए उन लोगों के लिए जो अभी बुनियादी बैंकिंग सेवाओं से वंचित थे और आज भी विविध प्रकार के जो गैर परंपरागत तरीक़ों का वो इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर वो किसी बड़े शहर में रह रहे हैं और उन्होंने 500 रुपया कमाया और उसमें 200 रुपये खर्च हो गए, तो 300 रुपये चूँकि वो फुटपाथ पर रह रहे हैं या ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पर वो पैसा सुरक्षित नहीं रख सकते हैं और रोज़ वो बैंक भी नहीं जा सकते हैं अपनी 200 या 300 की बचत को जमा करने। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए पेमेंट्स बैंक एक तरह से रामबाण का काम उन्होंने किया। वे अपने नज़दीकी किसी भी पेमेंट्स बैंक के काउंटर पर जा कर के, जैसे एयरटेल ही है कि हर जगह एयरटेल के जो काउंटर्स हैं वहाँ पर वो अपना पैसा जमा कर सकता है, और चूँकि सारा कुछ ऑनलाइन है तो वो जो शहर का मज़दूर है जो पर डे 200-300 बचा रहा है वो पैसे अपने जमा कर देता है। और
गांव में उसका परिवार उस पैसे को निकाल करके उसको अपनी जीविका के इस्तेमाल में ला सकता है। तो ये थी पेमेंट्स बैंक की भूमिका, इसकी सफलता और इसमें क्या नहीं कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा। तो पेमेंट्स बैंक के को लेकर के आपके अगर कुछ कमेंट्स होंगे या टिप्पणी होगी तो आप ज़रूर करिएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।